हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र क्या होता है? चक्र यानी सेल साइकिल। जैसे मतलब घड़ी होती है क्लॉक में, पूरा 12 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। वैसे ही एक कोशिका को बनने में जितना टाइम लगता है तो उसका एक साइकिल बनाते हैं पूरा चक्र, वो भी पूरे 24 घंटे का होता है। तो उसे हम बोलते हैं कोशिका चक्र। यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम कोशिका चक्र बोलते हैं। और कोशिका विभाजन क्या होता है? सेल डिवीज़न। यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो से चार वैसे बनती है, तो उसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका का टूट के विभाजित हो जाना, अलग अलग हो जाना। अब हम देखते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो रुडोल्फ विर्चोव था, साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चोव, 1855 में 1855 में उसमें एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। यानी जो भी नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। तो इस प्रकार एक बड़े जीव का निर्माण करती है। कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है? तो वो पॉसिबल होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। वृद्धि एवं जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। वृद्धि और जनन, कोशिका वृद्धि कैसे करती है और जनन कैसे करती है? वो सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है, और ये सभी सजीवों का एक विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन में ऐसा होता है कि एक ये कोशिका है, फिर ये दो कोशिकाएं विभाजित होकर दो कोशिकाएं बन जाएगी। इसको हम डॉटर सेल बोलेंगे, इसको पेरेंट सेल बोलेंगे। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि एवं विभाजन कर पाती है। इसमें जो भी लक्षण होंगे वो पहले वाली कोशिकाओं के होंगे। जैसे ये काम करती है वैसे ही ये पूरा काम अपना करेगी। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि एवं विभाजन के बाद नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है, और इसी प्रकार पूरा एक ये बड़ा जीव का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। जैसे एक मनुष्य होता है तो उसमें बहुत सारी लाखों कोशिकाएं होती है, और ये विभाजन के द्वारा ऐसे पॉसिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र। कोशिका चक्र आपको बताया कि पूरा एक साइकिल होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है। तो कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। कि मतलब विभाजन के दौरान उसमें क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति। जो डीएनए होता है वो एस प्रावस्था होती है कोशिका चक्र में। एस G1, एस G2 और एम प्रावस्था, ये चार प्रावस्था होती है कोशिका चक्र की। जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, वो डबल हो जाता है। ये किस में होता है? एस प्रावस्था के अंदर होता है। और कोशिका की ये यहाँ पे वृद्धि होती है। ये जो तीन प्रावस्थाएं होती है इसमें कोशिका वृद्धि करती है, और एम प्रावस्था में कोशिका विभाजन करती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। ये सब प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद ही कोशिका विभाजन होता है। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। इनमें से जो जीनोम होता है वो जाता है संतति कोशिकाओं में। अब देखते हैं जीनोम क्या होता है। कि अगुणित गुणसूत्र का समुच्चय होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स का हैप्लॉइड सेट होता है। जो एक कोशिका होती है बाद में उसमें वो डिप्लॉइड हो जाता है। वह संतति कोशिकाओं में इसकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। जीनोम आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या है कि इसकी कोशिका चक्र की जो डेफिनेशन है वो है कि घटनाओं का ये अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन यानी डबल व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिकीय द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है एस प्रावस्था में। यहाँ पे भी बताया था डीएनए प्रतिकृति और डीएनए संश्लेषण यहाँ पे एक ही है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र या फिर प्रतिकृति डीएनए, जो डीएनए का रिप्लिकेशन हो वो जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित, जो आगे संतति केंद्रक बनते हैं दो, उनमें वितरित हो जाता है एक एक में, और फिर ये
सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के द्वारा यानी केंद्र के द्वारा ही ये सब नियंत्रित होता है और दो संतति अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी। केंद्र का विभाजन हो गया यहाँ पे। ये जो दो गुणसूत्र है इसको बोलते हैं अगुणित गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र है तो अगुणित है और बाद में डिप्लॉइड हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड में 46 गुणसूत्र होंगे। ऐसे ही बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। दोनों गुणसूत्र मिलकर शुक्राणु और अंडाणु बाद में निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन, और उससे जाइगोट बनेगा। उसी के बाद में बाकी कोशिकाएं ये विभाजित होकर और कोशिका बनाएगा और उससे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होगा। जो एक कोशिकीय अमीबा है उसमें क्या होता है कि विभाजन ही उसका जनन का प्रकार होता है। विभाजन हुआ मतलब उसने जनन कर लिया, दो अमीबा बन गए। अब जो एक कोशिका विभाजन है ये 3 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। इसे माइटोसिस, मियोसिस और फिजन बोलते हैं। फिजन हमने पहले भी देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में फिजन से ही कोशिका का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? इसका उदाहरण है कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल, जैसे हमारी त्वचा, बाल, नाखून होते हैं तो सब में ये समसूत्री विभाजन होता है। और जैसे अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु यानी ओवम और स्पर्म में ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में फिजन देख ही लिया, जिसको एमाइटोसिस भी बोलते हैं। तो समसूत्री विभाजन क्या है कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी समान गुणसूत्र, इक्वल क्रोमोसोम। अब है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। इसकी कौन कौन सी स्टेज या फिर प्रावस्थाएं बोल सकते हैं होती है? तो एक प्ररूपी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यानी इसका साइकिल कितने घंटे का हो गया? 24 घंटा इसका साइकिल हो गया, यानी प्रत्येक 24 घंटे में ये विभाजित होती है। और इसका एग्जाम्पल है मनुष्य की कोशिका का संवर्धन माध्यम में विभाजित होती है। जो ये संवर्धन माध्यम में होती है उसमें जो तैयारी करने में कोशिका को 23 घंटे लगते हैं, यानी 95% टाइम लग गया। और विभाजन में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगता है। विभाजन में पूरा सिर्फ 1 घंटा लगता है, 5% इसका टाइम लगता है। यीस्ट की कोशिका को 90 मिनट लगते हैं और जीवाणु की कोशिका को 20 मिनट लगते हैं विभाजन करने में। यद्यपि कोशिका चक्र की ये अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि यीस्ट के लिए 90 मिनट होते हैं और जीवाणु के लिए 20 मिनट होते हैं। यीस्ट यानी 90 मिनट, इसको 1 घंटा 30 मिनट भी कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्थाएं होती है। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्थाएं होती है। एक को बोलते हैं इंटरफेज यानी अंतरावस्था, दूसरा होता है हमारा एम प्रावस्था, जिसको सूत्री विभाजन माइटोसिस फेज बोलते हैं या फिर इसको विभाजन प्रावस्था भी बोलते हैं। इसे हम तैयारी प्रावस्था बोलते हैं इंटरफेज को। सूत्री विभाजन यानी एम प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें सूत्री विभाजन एम प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था 2 क्रमिक प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। अंतरावस्था कौन सी है कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे हुई और वापस यहाँ पे होएगी तो बीच में एम प्रावस्था हो गई। तो ये 2 क्रमिक के बीच में सिर्फ ये अंतरावस्था इंटरफेज आएगी। और सूत्री विभाजन यहाँ पे क्या है कि जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन है, इसमें सिर्फ तैयारी करता है इंटरफेज में कोशिका। और ये जो एम प्रावस्था है इसमें रियल में विभाजन हमारा होता है। इसमें 1 घंटा लगता है और इसमें पूरा हमारे तैयारी करने में इस प्रावस्था को लग जाता है 23 घंटे। और 23 घंटे में इसकी 3 प्रावस्थाएं होती है, G1, S और G2। जो G1 होती है वो 11 घंटे की होती है, S प्रावस्था 8 घंटे की होती है और जो G2 प्रावस्था है वो 4 घंटे की होती है। और जो M प्रावस्था हमने देख ही लिया ये सिर्फ 1 घंटे की होती है। ये टोटल मिला के इधर वाली 23 घंटे की और ये 1 घंटे की, टोटल 24 आवर में कोशिका विभाजन होता है। ये ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। यानी 95% से भी ज़्यादा टाइम अंतरावस्था में ही व्यतीत हो जाता है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस
केंद्रक का विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और जो कोशिका द्रव्य होता है उसके विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो उसका प्रावस्था का आरंभ कैसे होता है? कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। इसमें ये जो 4 प्रावस्थाएं होती है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन ये इसकी 5वीं प्रावस्था है। एम प्रावस्था में ही आते हैं ये। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका सिर्फ वृद्धि करती है, विश्राम करती है। ये वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि एवं डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। इसमें कोशिका वृद्धि होती रहती है और साथ में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, जो कि एस प्रावस्था में होता है। ये जो डायग्राम है, इससे आप पूरा कोशिका से चक्र सेल साइकिल समझ सकते हैं। अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसको और मैं बता देती हूँ कि इसमें ये एम प्रावस्था है विभाजन वाली, जिसमें सिर्फ 5% टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। और ये जीवन प्रावस्था एस प्रावस्था और ये G2 प्रावस्था, इसमें 11, इसमें 8 और इसमें 4 घंटे लगते हैं। तो जो जीवन प्रावस्था उसमें क्या क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, उपापचयी रूप से कोशिका सक्रिय होती है, कोशिका के आकार में वृद्धि होती है और साथ में आरएनए का भी निर्माण होता है। जो एस प्रावस्था है उसमें क्या होता है कि रिप्लिकेशन होता है। किस किस का? डीएनए का प्रतिकृति, हिस्टोन प्रोटीन डबल होती है, तारककाय डबल हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो लास्ट हमारी है G2 प्रावस्था इंटरफेज की, उसमें एटीपी प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। बाद में एम प्रावस्था आई गई तो उसमें अलग 5 प्रावस्थाएं हो गई, 4 तो वो हो गई हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और बाकी लास्ट में हमारी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता ही है। ओके गाइस, थैंक यू। ओके बाय।